हमें भौंकने की भी इजाज़त नहीं। दो बिल्ले चले मोटे से, म्याऊं म्याऊं बिल्ले चले देखो। हमारे मुल्क में हर इंसान ने खुद को अक्ल कुल समझा हुआ है ना, मसला सारा है और ख़राब करने में सोशल मीडिया का हाथ है। इसकी वजह से मैं टीवी पे आया था, वही गाना सेंसर कर दिया उस वक्त की हुकूमत ने कि आपने हमारे खिलाफ लिखा। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक शोबिस से है, मगर उनकी ज़िंदगी का एक पहलू है जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो ये कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं एक तरह से। खालिद अनम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद रखा, याद किया, बुलाया। नहीं, हम पीरा हो की वजह से तो वो तो एक यादगार चीज़ है, ऐसी क्लासिक है। हाँ, क्लासिक है। तो ये बताइए, अदाकार से एक्टिविस्ट का कैसे बने, क्यों बने? सहाफ़त से शुरुआत की थी लाइफ की, और उसमें हमारे होते हुए कराची यूनिवर्सिटी में मिलिट्री एक्शन हुआ था, पुलिस का, रेंजर्स का, हम वहीं थे। तो कोई एक्टिविस्ट बनना थोड़ी चाहता है। एक्टिविज़म तो आपको धक्का के एक कोने में, जब चूहे को एक कोने में कर देते वो शेर बन के निकलता है। जान पे बनाई तो क्या करते। तो बस वो फिर सहाफ़त भी की, लिखा भी और अखबार में काम भी किया, लेकिन बस फिर वो चूँकि मार्शल लॉ, सख्त तरीन मार्शल लॉ के ज़माने थे ज़िया-उल हक़ के, तो वो ज़ेरे अताब भी आए, बहुत सारे लोग आए, हम भी आए। फिर बाहर मजबूरन जाना पड़ा मुल्क से बाहर। तो वो ग्रिप्स थिएटर एक जर्मनी में है जो बच्चों के लिए, बिल्कुल, नौजवानों बच्चों का बड़ा मशहूर। तो वो उसका हिस्सा बनने का मौका मिला और वहाँ हमने थिएटर पढ़ा भी, वहाँ सीखा भी, कई कोर्सेज़ किए। फिर यहाँ पाकिस्तान में आके ग्रिप्स हमने शुरू किया, जिसमें इमरान असलम, यास्मीन इस्माइल, फायज़ा काजी, सजीरुद्दीन, ये मैं जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो यूं ही एक उसका एक सर पे वो पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रिप्स की एक तारीख ये थी कि वो जब आयरन कर्टन आया मशरक़ी और मगरबी बर्लिन के बीच में, तो ये फोल्कर लुडविग और ये सारे लोग थे जो स्टूडेंट्स थे, इन्होंने भी मैं रिलेट कर सका, मुझ जैसे और लोग रिलेट कर सके उस चीज़ से जो यूनिवर्सिटी में थे, कि किस तरह तशद्दुद उन पे भी किया गया था, हम पे भी किया गया था। अगर आप जो लोग जा चुके हैं बर्लिन, वो टोपोग्राफी ऑफ हॉरर बनी हुई है वहाँ पे, वो वॉल का हिस्सा है जहाँ स्टूडेंट्स को हज़ारों की तादाद में मारा गया था। हमारे ऊपर भी गोलियां चली थी, हम पे भी रबर बुलेट्स पड़े लगे थे। जर्मनी में नहीं, यहाँ पे जी, कराची यूनिवर्सिटी में। में। तो वो रिलेटिव जो उसका कनेक्शन था, तो उन्होंने ये फैसला किया था कि यार हमें तो नहीं करने देंगे, बड़ों की बात नहीं समझते। तो चूँकि उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं। तो आज जो हम बच्चों को सिखाएंगे, 20 साल बाद वो बच्चे वो तब्दीली ले आएंगे, जो हमने जैसे बांग्लादेश में देखा है ना, जो ये बच्चों की मूवमेंट थी ट्रैफिक हादसा के ऊपर, वही बच्चे फिर आगे चल के इन्होंने ऐसा ही होता है। आप तरबियत, तो वो ग्रिप्स थिएटर की ने सबसे बड़ी जो ताकत बख्शी, या जिसे कहते हैं कि एक फ़हम दिया, वो ये था कि सवाल करो। हर इंसान को सवाल करने का हक़ है, और जो अथॉरिटी में है, जो हुकूमत में है, या जो बड़ा है उससे, उसका फ़र्ज़ है कि वो सवाल का जवाब दे। तो हमने वो ग्रिप्स यहाँ शुरू किया, और वो शायद वो, और उन्होंने सही कहा था जर्मन्स ने कि वो इनको समझ नहीं आएगा, ये बच्चों में कर जाओ, सिखा जाओ। और दे प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली 20 years दीज किड्स जो बड़े हो रहे हैं यही दीवार को गिरा देंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। 89 में उन्होंने, 968 में उन्होंने ग्रिप्स खोला था, 89 में दीवार नीचे आ गई थी। तो क्या यही वजह है कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, ये कि डिलिबरेट है, या ये हमारी कोताही है? नहीं, वो कोताही है। वो जो काम नहीं हो रहा उसकी वजह ये नहीं है कि ये इतने फार-फेच्ड या इतने रोशन ख्याल, या इतने जिसे कहते हैं कि अक्लमंद थोड़ी हैं हुकूमती इदारे की जो समझ सकें। वो पैसे की झनकार समझते हैं। इनको लगता है कि बच्चों के काम में पैसा नहीं है। मैंने बहुत प्राइवेट प्रोडक्शंस को भी कहा, दोस्त हैं हमारे सारे, कि यार बच्चों का प्रोग्राम देखिए। जब पाकिस्तान बना था, आपको याद ना भी हो, सुना होगा आपने, पाकिस्तान टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला जो बच्चों का प्रोग्राम था, चूँकि हमारा बंगाल हमारा साथ था, हमारा
तो वो निरत्तर ताले ताले के नाम से मुसलिहुद्दीन साहब और नाहिद सिद्दीकी साहिबा ने शुरू किया था। उसके गाने उस ज़माने में, दो बिल्ले चले मोटे से, म्याऊं म्याऊं बिल्ले चले देखो, राह में मिल गए 3 समोसे पड़े हुए उनको। तो अब वो 3 को 2 में कैसे डिवाइड, बड़ा अच्छे एक तरीका था जो सेसमी ने किया, CTW ने। तो वो हुआ। उसके बाद सुहेल राना ने बड़ी खिदमत की, उसके बाद खलील अहमद साहब ने किया, उसके बाद शोएब हाशमी ने किया, फिर फारूक कैसर ने किया, फिर वो सिलसिला मुनक़ता हो गया। फिर मैंने कुछ संभाल लिया उसको, बहुत काम किया बच्चों के लिए। हाँ। जिसके ऊपर शुक्रिया हुकूमत का कि उसने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया उसके ऊपर, बड़ा शानदार काम। तो उसमें यह है कि यहाँ समझ नहीं है लोगों को कि कितना ज़रूरी है कि आप जब आपकी वो कोंपल जिसे कहते हैं ना कि वो सैपलिंग उगरा होता है, उस वक्त उसको डायरेक्शन सही दे दी जाए तो बाद में दिक्कत नहीं होती। अभी हो ये रहा है कि हम ऊपर से तो ठीक करते हैं, किसी को जड़ टेढ़ी है, इमारत पहली मंजिल के बाद फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर हम तो पीसा ही रहेगी, वो वही रहेगी। तो ये बताएं कि अभी जो बच्चे हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, वो तो सारा जो भी सीख रहे हैं वो टिकटॉक से और इंस्टाग्राम से और इसी से सीख रहे हैं। ये तो और अच्छी बात है ना कि ये तो टिकटॉक या इंस्टाग्राम, तो ये तो एक आपके पास सहूलतें हैं, आप कहाँ उसको लेके जाएंगे। छुरी है, इजाद हुई है, या तो कत्ल करना सिखवा दें, या बकरे हलाल करना, या मुर्गियाँ, या अच्छा काम सिखवा दें, कार्विंग सिखा दें। इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये, उसको उससे कंटेंट से ताल्लुक ही नहीं है। आप कंटेंट की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। हम भी जब पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल जब मारूज़ वजूद में आया, हम भी उसका हिस्सा थे, और उन्होंने हमसे कहा था नहीं हमने इसको स्टार प्लस बनाना है। जब कह दिया जाए तो फिर तो इसका मतलब आपका अपना कोई ना विजन है। हाँ। या जो भी जिसने भी पैसा लगाया है या जो भी किया, मजबूरियां होती हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जाहिर है जो पैसा लगाएगा वो कमाना भी चाहेगा, वापस भी करता है। वो साहब कहेगा तो मजदूर को तो करना पड़ेगा। हाँ। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, आप कहेंगे यार देखिए आप खांसता नहीं, आप नहीं खांसूंगा क्या करूँगा। सो अब लेकिन we owe it to our children, we owe it to our country, we owe it to ourselves। हमें खुद करना है ना। क्योंकि बड़ी सोच के बड़ी परेशानी होती कि ये जो आज की नस्ल है, जो छोटे बच्चे आज, ये इनकी जिस तरह से तरबियत नहीं हो रही, तो ये आगे जाके क्या होगा। हमने जब अपने खेत को एक जाहिल आदमी के हवाले कर दिया, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तो जो भी बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना सब, तो हम खुद अटेंशन, इसमें तो बड़ों का कसूर है। आप देख लीजिए, हमने खुद देखा है कि नौकरानी ने फ़ोन पकड़ा होता है, बच्चा छोटा बैठा हुआ है, वो बेबी शार्क देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, उसके मुंह में निवाले डाले जा रहे हैं, देखे जा रहा है, स्क्रीन पे फिक्स कर दिया आपने। अच्छा, अगर आपने दिखाना ही है, ठीक है, नई अच्छी चीज़ है, हर एक के पास आ गई, तो अच्छी चीज़ तो डालें उसमें। नहीं, लेकिन जैसे आज अभी जो लेटेस्ट रिसर्च तो ये कह रही है कि जो स्क्रीन देख रहे हैं बच्चे, उसकी क्योंकि वो ADHD वगैरह ये सब, ऑल द मोर रीजन। वो तो पहले जब आया था स्क्रीन तभी उन्होंने वार्निंग दे दी थी, तो अब जब नहीं समझ आ रहा, लिमिट कर लें। तो आपको लगता है कि किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है हंगामी तौर पे? उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोकल कॉन्फ्रेंस कर लेना, हर घरों में कर लें, मोहल्ले वाले कर लें, दादा दादी कर लें, नाना। अब बात तो ये है कि बड़ों की कोई सुनता भी तो नहीं है ना। ये भी तो सब हमें तो बावला कह के साइड में कर देते, अच्छा होगा साइड में, लेकिन नहीं, हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा। आजकल की जितनी नई माएँ हैं, बाप हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है कि आप 6 महीने के बच्चे के आगे आप स्क्रीन रख दें। ये बिल्कुल भी इसको आप ये मत समझिए। जुल्म है, जुल्म जैसा जुल्म है। आप वो एक्सपोज कर रहे हैं बच्चे को एक ऐसी चीज़ से जो नुकसानदेह है उसकी सेहत के लिए। लेकिन हमारी तो हिस्ट्री रही है ना कि हम तो जिस ज़माने में ये एंटीबायोटिक्स का एक फैशन चला था, तो वो धड़ाधड़ बच्चों को एंटीबायोटिक्स पे लगाया हुआ था। वो जहालत का तो कोई इलाज तो सिर्फ इल्म है। जब इल्म नहीं होगा, बड़ों की आप नहीं सुन। देखिए, मैं फिर यही कहता हूँ कि आपके बुज़ुर्गों के पास तजुर्बा है। आप बेशक हमसे ज़्यादा जानते होंगे, नई नस्ल जानती होगी, नया एक्सपोजर। दे आर दी, आई ऑलवेज से दे दी अपग्रेड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे मॉडल के तो अपग्रेड्स भी नहीं आते ना, लेकिन हमारे पास तजुर्बा है। जिन रास्तों से आपने गुजरना है या गुजर रहे हैं, हम वहाँ से गुजर चुके।
हमें मालूम है कि फ़लाँ जगह गड्ढा है, फ़लाँ जगह गटर आएगा, वहाँ ये रास्ता हो सकता है वो भर गया हो, लेकिन हमारी सुन लें और वहाँ उस मुकाम पे एहतियात थोड़ी कर लें कि अब ये यार मुकाम आया, अब्बा ने कहा था यहाँ गड्ढा आएगा, तो देख लेता हूँ, ज़रा ब्रेक मार लूँ। तो अगर आप बड़ों की सुन के साथ साथ चलते रहेंगे, हमारे तजुर्बे से फ़ायदा उठाए, नथिंग एल्स। ये तो वही बात हुई ना, तारीख। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जी हमारे माशरे के लोग जो हैं वो तारीख ना पढ़ना चाहते हैं, ना तारीख समझना चाहते हैं, ना उससे कुछ सीखना चाहते हैं। हमने तो अपने आप को, हमारे मुल्क में हर इंसान ने खुद को अक्ल कुल समझा हुआ है ना, मसला सारा है, और ख़राब करने में सोशल मीडिया का हाथ है। वो हम उस पे इस बात पे खुश हो जाते हैं कि मेरे इतने लाइक्स आ गए। अरे कौन लाइक कर रहा है ये भी तो देख लो। जब कोई कहता है ना कि फलाना अरे आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि आपको आता है म्यूज़िक, डू यू नो अबाउट इट? सो कौन, अगर मेरा मुलाजिम मुझे कह रहा है कि भाई आपकी अदाकारी बड़ी अच्छी थी, तो भाई अच्छा होगी यार, तुम यू डोंट नो। सो कौन था, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बेसिक्स हैं कि आपकी तारीफ़ कौन कर रहा है। हाँ। उसका अपना लेवल क्या है। अच्छा, तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि कौन देख रहा है और क्या, अभी लेटली तो ये होना शुरू हो गया है कि आप जो तंज़िया गाने होते हैं उसके ऊपर लोगों को उठाया जा रहा है। वो यूट्यूबर को उठा लिया, कुछ गाना बिजली तो अगर आप कंपेयर करें ज़ियाउल हक का दौर, जनरल मुशर्रफ का दौर और आज का दौर, तो उसमें जो क्रिएटिव आर्ट्स हैं, क्या फ़र्क है आज़ादी के हवाले से? देखिए पहले चूंकि एक्सपोजर इतना नहीं था ना, एक ही चैनल था। मैं आपको सरप्राइजिंगली जब मैं टेलीविज़न पे आया एज अ सिंगर आया था, सायरा काज़मी मुझे मेरे थिएटर का एक गाना उन्होंने सुना, कहा कि तुम आके ये टीवी पे गाओ, और मैं और टीना सानी थे, वो यंग तरंग एक प्रोग्राम होता था, हमने गाने गाए, 4-5 गाने थे। जिस गाने की वजह से वो मुझे लेके आई थी, जिसकी वजह से मैं टीवी पे आया था, वही गाना सेंसर कर दिया उस वक्त की हुकूमत ने कि आपने हमारे खिलाफ लिखा है। लिखा आपके खिलाफ तो नहीं लिखा, क्योंकि आपको वही वाली बात है, मतलब क्या हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं पता बात है ना। तो ठीक है, लिखा तो आपके खिलाफ ही था, लेकिन अब ये कि आज का ज़माना ये है, जैसे किसी ने बड़ा अच्छा वो वेटिंग फॉर अल्लाह किताब में उसने लिखा है ना कि जब ज़ियाउल हक के ज़माने का एक वाक़या उसने लिखा, उसने कहा कि वहाँ पे एक आदमी आया, उसने बड़ा शोर किया, एमा डंकन ने अपनी किताब में कि और ज़ियाउल हक भी मौजूद था, तो ज़ियाउल ने कहा कि हाँ हाँ मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ, आप बताइए, अभी जाइए इनका काम करवा दीजिए, नो इशू। तो कह लगी वो मैंने उससे पूछा कि काम हो जाएगा, उससे कोई भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि क्या फ़र्क है ज़िया के दौर हुकूमत में, और ये एमा डंकन के अल्फाज है, मेरे नहीं है, मुझे ना धर लिया जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि भुट्टो के ज़माने में, कहते भुट्टो के ज़माने में ये होता कि उसी पर बड़ों से मार मूर के वहीं दफना दिया जाता। अब इसके ज़माने में ये है कि मुनाफ़क़त और बढ़ गई है, आजकल टोपियाँ पहना पहना के इधर से उधर करते रहेंगे। तो तरीक़े बदलते हैं, अंदाज़े कूफ़ी और शामी बदलते रहते हैं, वही करबला है, वही शाम है, वही कूफा है। लेकिन अब तो ये हो गया है कि अब तो एहतजाज भी नहीं करने देते ना भाई। वो फैज़ साहब का एक शेर है ना बड़ा मशहूर, इनको इस्लाम के मिट जाने का डर इतना है, अब ये काफिर को मुसलमान नहीं करने देते। हाँ। तो अब तो वही उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कुदरतुल्लाह साहब ने अपनी किताब में कि जब कुर्रतुल हैदर साहिबा ने, तो जब माशाल्लाह लगा और उन्होंने ये नया जो पहली दफ़ा प्रेस पे और बोलने पे पाबंदी लगी अयूब के ज़माने में, तो वो लिखते हैं कि आप मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि पढ़ा और कहा कि अच्छा अब हमें भौंकने की भी इजाज़त नहीं। हर इंसान को भौंकने की इजाज़त होनी चाहिए। पैथोस निकले, बोल के ख़त्म, बहुत ज़रूरी है। उसको काउंटर आप ज़रूर करें, लेकिन ये कि जब आप बस जब एक ज़्यादतियाँ हद से बढ़ती हैं तो फिर हद से बढ़ी जाती है ना। जब एक बार गट्टर में छलांग मार दी तो फिर आदमी कहता है अब क्या, चलो अब आने दो, दूसरा नाला भी आ जाएगा। सो वी आर इन अ बैड स्टेट, टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। जब एक दूसरा शख्स गुफ्तगू का रवादार ही ना रहे बात सुनने, अगर मिसाल के तौर पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं
और मैं ये फैसला करके आऊँ कि मैंने इनको बोलने नहीं देना। या गुफ्तगू तो नहीं होगी, नहीं मोनोलॉग। अब हमारे मुल्क में मोनोलॉग चल रहा है, बिल्कुल, ये है मीडिया पर भी। हाँ, वही बिल्कुल मुल्क सही, है, हाँ। मीडिया मुल्क है हमारा। हाँ। अच्छा, मैं तो ज़ाहिर है उस जनरेशन से हूँ कि हमने जो हसीना मोइन के ड्रामे, यू नो, 80s 90s वाला, वो वाला सारा दौर देखा हुआ है, वो एक नॉस्टैल्जिया है। मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं जज कर सकूँ कि आज क्या उस पैमाने पे या उस लेवल के ड्रामे बन रहे हैं, कंपेयर अगर करें तो। आप बताइए कि ये भी हो सकता है कि आज भी बहुत अच्छे बन रहे हों, लेकिन चूंकि हमारा नॉस्टैल्जिया है तो हम नहीं देख पा रहे। आप क्या समझ रहे हैं? दो चीज़ें हुई ना, देखिए, जब चैनल्स बने और कैनवस बड़ा हो गया। पहले लिमिटेड टाइम था, 5 बजे टीवी शुरू होता था, 11 बजे ख़त्म हो जाता था। हफ्ते में एक ड्रामा चलता था और वो प्राइम टाइम था और एक ही चैनल था। क्वांटिटी बढ़ाई आपने, चैनल बढ़ गए, क्वांटिटी बढ़ी, क्वालिटी लाजमी गिरनी शुरू होती है। अच्छा, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग जंप्ड इन, ओके, दे स्टार्टेड कॉलिंग द शॉट्स। क्रिएटिविटी कहीं चली गई, खुडे लाइन लगा दिया उन्होंने, कहा होगा यार, आप ठीक है छोड़े, हमें पता है ना। फिर वो आ गए आपके जो नंबर्स आ गए, जिसे कहते हैं रोटी और रेटिंग ने आपको मरवा दिया कि यार नहीं है ये रेटिंग, ये नहीं है। और रेटिंग का भी एक बड़ा, हाँ, वो तो जो एक है, बहुत गेम है। घपला है हाँ, पूरा। तो उसमें ये हुआ, मार्केटिंग वालों ने कहा कि देखो इतनी 30 एपिसोड्स चलेंगी तो कहीं जाके नोटिस होगा। तो जब वो नोटिस होना शुरू होगा तो उसको सस्टेन करने के लिए आपको 30 और बनानी पड़ेंगी। तो अब क्या हुआ कि आपके पास वो रबर एक बैंड एक था, आप खींचते चले गए, च्युइंगम को खींचते चले गए, खींचते चले गए, खींचते चले गए, खींचते, तो उसमें ऑब्वियसली वो क्वालिटी उसकी ख़त्म होती गई, उसमें वो जैसे कहते हैं इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई। अभी किसी बाहर के चैनल ने इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि क्या फ़र्क था। मैंने कहा भाई हमारे फ़र्क ये था कि हम कहानी को कंक्लूड करते थे, बंद कर देते थे, डब्बा खोला, दिखाया, बंद कर दिया। अब वो डब्बा जो पहले खुलने में टाइम लगता है, और जब खुलता है तो बंद ही नहीं होता। अब वो आपने गलती ये कर दी। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बॉलीवुड इज फॉर इंडिया, आर ड्रामाज आर फॉर अस। बिल्कुल, उसको उस तरह से आप लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ वो ड्रामा है। तो क्या आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया, क्योंकि अब तो सारे ड्रामे यूट्यूब पे जाते हैं ना और लोग वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे तो ये रेटिंग्स का उस तरह से सीन नहीं है ना कि उसके मैनिपुलेट कर सकें। तो अब तो एक्चुअल पता चल रहा है ना कि अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो लोग देखेंगे, नहीं लिख रहे तो नहीं देखेंगे। नहीं, उसमें भी एक चीज़ें होती है ना, देखें, आपकी व्यूअरशिप आप बाय कर सकते हैं। आप अभी बहुत, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये फिगर्स जो फज करना है ना, ये बस वो फजिंग द फिगर्स हो गया। 20 मिलियन व्यूज, 30 मिलियन व्यूज, 1 बिलियन व्यूज, बाय द व्यूज निकाल दे। जेनरिक कितने हैं उसमें से, ये आप बैठे पता चल जाएगा। सो ये जो एक गेम है कि, और रोना इस बात का है कि हमने चूंकि एक झूठ में रहना सीख लिया है ना, हमारा पूरा वजूद एक वर्चुअल हो चुका है। हम रियलिटी से कट चुके हैं, बिन हैसल कॉम भी। हाँ, और ये यूनिवर्सल एस्केपिज्म है ये हमारा। तो हम जो, मेरे इतने व्यूज आ गए, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे, वो आपके दोस्त नहीं है यार। आप तो वही नहीं सकते ना, पड़ोसी जो आपका आता है, जिसको आप मिलते भी नहीं है, वही है आपका दोस्त। वो आपका दोस्त नहीं। आप जरा करें ना, अमूमन हमारी बच्चियां हमसे बात करती हैं कि वो खालिद के लिए हो गया, इसे लफ्ज़ नहीं, या फलाना फलूना है। अच्छा, तुमसे भी उसने ये कह दिया है ना? हाँ। मैंने कहा उसको रात को मैसेज करना कि यार अम्मी की तबीयत ख़राब है, फ़ौरन मुझे 1 लाख रुपए भेज दो। मैंने कहा यार तुम, शादी तो हो ही जाएगी हमारी। तो फिर 2 दिन बाद मैंने कहा कह रहे, उसके बाद फ़ोन ही नहीं उठाया उसने। मैंने कहा बेटा बस इतना ही लव है, सोच लो। वैसे ही लाइक्स। हाँ, तो हमारी भी जो ज़िंदगी है वर्चुअल ज़िंदगी बन के रह गई है। हाँ, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यू होते हैं लोग, मजबूरियाँ होती हैं कि यार क्या करें, अब रोटी तो कमाएगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा आदमी। तो हम भी उसी में। कोई एक मशहूर वाक़या है बनी इज़राइल का, कि वो जो कुएँ जहरीला हो जाता है, उसको अल्लाह ताला, उस पर ड्रामा भी बड़ा अच्छा लिखा गया था, एक क्लासिक प्ले। वो कहता है कि भाई ने पानी मत पीना, पागल हो जाओगे सारे। लोग पीते रहते हैं, पागल होते रहते हैं, पीते रहते, वो चीखता रहता, चिल्लाता रहता, चीखता रहता, एंड में अकेला रह जाता है। वो कहते हैं मैं क्या करूँ, 2-4 दिन तो अकेला, तो कहता खुद भी पी।
तो अब हम सब वो पी लेते। मैं मिनहसल फ़र्द के ज़िंदगी के उस फेज़ पे हूँ कि मैं मना भी कर सकता हूँ, और आई कैन अफोर्ड टू से कि नहीं, मैं ये नहीं पीऊँगा। मैं अपने ही शेल में, अपने दुनिया में खुश हूँ, हाँ। और जो भी मुझे कुछ कहना होता है मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। अच्छा, तो जब इंसान ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के बाद करियर होता है, लाइफ है एक एक आइडियल्स होते हैं हर इंसान के, और वो एक फ्यूचर देखता है कि मैं इन आइडियल्स के मुताबिक फ्यूचर गुजारूंगा। हमेशा ज़ाहिर है नहीं गुजार पाते क्योंकि रियलिटी किक्स इन एंड एवरीथिंग। आप क्या गुजार पाए? कितने आपके आइडियल्स जो है वो आप सस्टेन कर पाए? मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पे गुजारी। इनिशियली तो चूँकि सबसे छोटा था फैमिली में हूँ, बहुत प्यार मिला। मेरा बचपन सिवाय मोहब्बत, प्यार, टेंशन के कुछ नहीं था। सबकी जान का टुकड़ा था हूँ। वालिदैन का इंतकाल हो गया, अल्लाह गनी की रहमत करे। आज मेरी वालिदा की सालगिरह है। तो उसमें यह है कि जब मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि ज़िंदगी जो है वो जो दिन मिले उसको एंजॉय कर लो, कल की देखी जाएगी। प्रेजेंट में रहें। हाँ, प्रेजेंट पे रहें। फ्यूचर तो आया ही नहीं तो उसका क्या मैं फिक्र करूँ, और पास मेरा गुजर गया, उसकी मैं क्या सोचूं, भी चेंज तो कर नहीं सकता। मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान। सो वो ऑटोमेटिकली मैंने डिवाइन पावर के हवाले कर दिया खुद को, और वो मुझे गाइड करता रहा, और मैं निकलता गया और आगे बढ़ता गया। तो ये येलो फॉक्सी की क्या है? क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा आपसे मिली थी 99-2000 में, तो जो चीज़ मुझे स्ट्राइक की वो पीले रंग की फॉक्सी थी। पीला मेरा फेवरेट कलर है फॉर सम रीजन। आई थिंक इट्स द हैप्पीएस्ट कलर। इट्स ब्राइट एंड इट गिव्स मी अ प्लेजर। बहुत मुझे सुकून मिलता है। फोक्सवैगन की कहानी है कि दैट वाज द फर्स्ट कार आई एवर ओन्ड। ऑलराइट। मोटरसाइकिल जब बेची थी, और अल्लाह बख्शे हमारे दोस्त जावेद इब्राहिम साहब, उन्होंने बना के दी थी एक फोक्सवैगन। पीला रंग तो मुझे, और वो फिर फोक्सवैगन मेरी निशानी में। लोग हमारे यहाँ होते हैं ना, लुक डाउन करते हैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को। मेरे पास एक मैं पुरानी चीज़ें जमा करता हूँ। मेरे पास पुरानी किताबें 100 साल पुरानी हैं। लेटर्स हैं मेरे आबा अजदाद के खतूत, जो मेरे दादा ने चर्चिल को ख़त लिखे हुए हैं, वो पहली जंग अज़ीम। वो हम उस ज़माने के हमारे आबा अजदाद थे जो अंग्रेज़ों की नौकरियाँ करते थे उस ज़माने। खान बहादुर का टाइटल भी मिला हुआ है, और वो सिंध क्लब जाना और आना, और वो वाला। लेकिन फोक्सवैगन आई स्टिल फील इज अमेजिंग कार। इट इज उससे कभी लेट डाउन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त और कुछ अफोर्ड कर नहीं सकता था मैं। चॉइस नहीं थी। सो आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। जो भी चीज़ रखी, पुरानी हो या जैसी भी हो, उसको मैंने अच्छा रखा। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, अपने बच्चों भी कहता हूँ कि यार देखो, तुम्हारी सवारी तुम्हें रिफ्लेक्ट करती है, तुम्हारे कैरेक्टर को। उसको लशपशी होना चाहिए, पुराना ही क्यों ना हो, उससे क्या, चमकते रहना चाहिए। कपड़े फटे हुए हों, एंटीक की तो वैल्यू इस्त्री जरूर होनी चाहिए। अच्छा, मैं ना जब आपके बारे में पढ़ रही थी और कुछ मैंने इंटरव्यूज भी देखे, तो मुझे आपकी वालदा बहुत फैसिनेट की, क्योंकि प्री पार्टीशन वो रॉयल आर्मी में थी जी। ये वो ज़माना था जब आदमी, मर्द नहीं जाते थे, तो ना के ख़वातीन, और इस तरह से। तो उन्होंने कुछ अपना वो वाला जो करियर था रॉयल आर्मी वाला, उसके बारे में कुछ आपसे शेयर की? कैसा रहा, कैसे सरवाइव किया उन्होंने? मेरी उस ज़माने में सरप्राइजिंगली शी वाज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, माइग्रेटेड एंड सेटल्ड। उनकी फैमिली मेरे ननिहाल आके सियालकोट में रहे, और कश्मीरी महल्ला में रहे। और हमारे ननिहाल में तालीम पे बहुत ज़ोर है कि हर किसी ने, यानी लाहौर में एक मेरे मामू का घर है, वो मशहूर है बोडा वाला घर। उन्होंने कहा बोडा वाला घर क्यों है? कि सबके नाम लिखे और बोर्ड के डिग्रियां भी लगी हुई थी, फलाने MBBS, फलाने MA, BA, DA, मुंशी फाजिल, ये वो। तो वो बहुत, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तीनों बहनें, अल्लाह सबको सलामत रखे। My mother was a working woman. All my sisters worked all their lives. उन्होंने भी काम किया जब उनकी बारी आई। मेरे वालिद बहुत वसीउल कल्ब और वसीउल दिमाग इंसान थे, यानी जिसे विमेन एम्पावरमेंट कहा जाए, तो हमारे घर में बहुत वो ज़्यादा थी। और हम 3 बहन 3 भाई थे। मेरी बहनों ने बहुत सहारा दिया। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, सब खड़ी हो गई। मेरे भाई बड़े थे, उन्होंने भी काम किया। तो अमूमन भाई तो करते ही हैं, वही बड़ा बेटा है,
लेकिन मेरी बहनों ने दे टुक ओवर। तो आप क्या समझते हैं कि जब किसी भी घर के अंदर विमेन एम्पावर्ड हो और वो काम कर रही हैं, उनका करियर हो, तो बच्चों पे कैसा असर पड़ता है? पॉजिटिव? पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि नहीं, शादी है, बच्चे हो गए, अब घर पे बैठो। नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो ये रिवायात है। लेकिन अगर आप ये देखिए, मेरी बेगम खुद काम करती है, उन्होंने हालांकि जब शादी हुई थी उन्होंने भी एक रिवायती तौर पे मुझसे ये कहा था, एंड आई एम श्योर शी वुड हैव डन इट, कि अब मैं जॉब छोड़ देती हूँ, बच्चा हो जाए। मैं कहनी कोई ज़रूरत नहीं है, अपना करियर आप क्यों छोड़ेंगे, आप करें अपना करियर। सो हमारे यहाँ अच्छा समझ, मेरी बहू आई है माशाल्लाह, वो अभी पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है। अच्छा। सो हमारे यहाँ इसको बहुत। तो आपकी वालदा ने आर्मी, वो भी रॉयल आर्मी, जो कि ऑक्यूपाइंग आर्मी बिल्कुल, थी, लेकिन वहाँ उस ज़माने में चूंकि यही था ना कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती थी, जो पढ़े, मम्मी ने उस ज़माने में सीनियर कैमरेज किया हुआ था खालसा हाई स्कूल समवेयर इन सियालकोट, तो वो ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बाद में कि हमारे उसमें सर पे पड़ा ना, पहले तो एक ही थे। और वो उनका नाम उनका था वजीदा रहमान, बैरिस्टर अब्दुल रहमान वाज माय नाना। मेरे नाना फैज साहब और फिरोज़दीन साहब, जो फिरोज सन्स वाले, ये तीनों स्कूल और कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे। अच्छा। तो मेरी अम्मी हमेशा फैज साहब को चाचा जी कहती थी, और फैज साहब कभी घर आते थे तो वो जी दो चला मेरी गज़ल वो सुना दे, तो वो खुद ट्यून बनाती थी, गाती थी। वो गाती भी थी। हाँ, और उन्हीं से लिया आपने हाँ, सिंगिंग वो का? इनहेरिट किया। रेडियो पाकिस्तान में गाती थी? अम्मी ने शुरू में शौकिया गाया रेडियो पाकिस्तान में, और बस अच्छा था, बहुत अच्छा गाती थी, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे सब बहन भाई अच्छा गाते। प्रॉब्ली अगर वो नहीं आए शोबिज़ में, अगर मैं ना आता और वो उनमें से कोई आ जाता तो शायद मुझसे ज़्यादा बड़े फनकार होते वो। गाने से पीरा होगा तो ऐसा नहीं हो सकता जिक्र ना हो। मेरे लिए ये थोड़ा सा इसलिए से कि मैंने मुझे इस गाने के बारे में नहीं पता था जब तक मैं कराची यूनिवर्सिटी में नहीं गई। तो कराची यूनिवर्सिटी में जो आर्ट्स फैकल्टी थी और उनकी जो लॉबीज़ होती थी ना, उनमें सुबह के टाइम पे जब रश नहीं होता था, स्टूडेंट्स नहीं होते थे ना, तो अगर कोई ज़ोर से बोले तो हल्की सी एको होती थी। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब हम पहुँचते थे क्लास के लिए, तो कोई एक लड़का था, वो ज़ोर-ज़ोर से ये पीरा हो गा रहा होता था और वो एको करती थी, एंड इट वाज सच अ सब्लाइम काइंड ऑफ सिंगिंग एंड सॉन्ग, और उसका सबको, तो वो कहते हैं ना गूज़बम्प्स लाइट हो जाते थे। तब मैंने पूछना शुरू किया कि भाई ये कौन सा है, ये किसने गाया है? दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट इट। तो आपने कभी सोचा कि इसको जो अभी, क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़रा एक क्लासिक तो है, लेकिन हमारी जो यंगर जनरेशन है उसमें उस तरह से, उनके लिए उस तरह से क्लासिक परहैप्स नहीं है, तो कभी आपने उसको सोचा कि मैं इसको ज़रा रीडिफाइन करके गाऊं, या यू नो लेट गो ऑफ थिंग्स, हमें छोड़ देनी चाहिए। मैं कहूँ कि मैं कायदे आज़म दोबारा बन जाऊँगा, नहीं, वो उसकी खूबसूरती उसी में है, जो एक पुरानी शराब और उसमें जो है ना, उसको ताज़ा नहीं किया जा सकता, उसका नशा उसी में है। जो सुनते हैं वो अभी भी पसंद आता है, क्लासिक्स में है। पीरा हो बेसिकली जिसे कहते हैं मेलेडी तकरीबन यही थी, अरेंजमेंट किसी और दूसरी में थी। साईं अख्तर हुसैन का एक 45 RPM का रिकॉर्ड था, उसमें मैं बचपन में सुना करता था। हमारे घर में ग्रैंडिक का रेडियोग्राम और ये वो चीज़ें हुआ करती थी। म्यूजिक वाज अ बिग थिंग एट आवर प्लेस, यू नो, नैट किंग कोल एंड ऑल द स्टफ। एंड अम्मी, अखबार 2 आते थे, 2 रिसाले आते थे, एक डॉन और जंग ज़रूर आता था, और रीडर डाइजेस्ट, और उस ज़माने में अखबार जहान या ख़वातीन, या फिर वो हूर रिसाला या ज़ेबुन्निसा रिसाला, शम्मा, हाँ, इस तरह का। सो वो दोनों चीज़ें होती थी, तो वो म्यूज़िक तब सुनता था, तो इट ऑलवेज यूज्ड टू हॉन्ट मी। तो जब ऐसे ही हम आपस में गिटार पे मैं गाया करता था आर्ट्स लॉबी में, अभी भी मेरी लोग याद करते हैं, यार वो गिटार बैठ के गाते थे। अहमद शाह हो गया, उसको भी याद है, यूनिवर्सिटी के हमारे सारे वाक़यात। जब इनफैक्ट HOD थी जब सीमी नगमाना जर्नलिज़म की कराची यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे बुलाया था कि पुराने आओ ज़रा दोबारा, क्योंकि हम जब जर्नलिज़म में आए थे तो वो पास आउट की थी, वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। वो यंग थी तो हम भी यंग थे, तो लेकिन ये क्यों थी उस्ताद, तो वो सबको याद है। तो फिर हम गए थे सुल्ताना सिद्दीकी, मैं वहाँ एक सेमिनार हुआ था इंटरनेशनल जर्नलिज़म का,
So it was a trip down नॉस्टैल्जिया आर्ट्स लॉबी में। वो सब अभी भी हमारे दोस्त यूनिवर्सिटी के आते हैं, हम जमा हो जाते हैं और बैठते हैं। अहमद शाकिर पर बैठक लगती है और पुराने किस्से वाक़यात। तो राज सारे नहीं खोलने फरमा मत देना। तो लेकिन ये कि पीरा हो वो गज़नफ़र, मैंने एक सिस्टम लिया था, मैंने उसके ऊपर बनाया। ये गज़नफ़र हमारा दोस्त बड़ा अच्छा, हमेशा से बड़ों का दोस्त। गज़नफ़र के ससुर और मेरे वालिद आर्मी में साथ, कर्नल जाफरी और डैडी। तो वो वी नो ऑफ हिज फैमिली वेरी वेल। तो गज़नफ़र ने कहा यार ये तू मुझे दे दे गाना। मैं ले लो, हमें क्या पता। मैं इस मामले में बहुत इसे कहते हैं ना कि पैसा वैसा मुझे गिनती नहीं आती, सिफर भूल जाता हूँ। क्या 150 देने होते हैं, 15,000 दे देता हूँ किसी को। मेरी बीवी चीखती थी क्या हो गया। अच्छा यार मुझे नहीं पता था यार, कुछ ऐसे ही था ना। हाँ, मैंने उनको ये कहते सुना है। हाँ बिल्कुल। आई एम वो इसीलिए मैंने खैर नहीं उसको पीरा हो, उसने वो लिया और वो ले गया गाना मुझसे और उसने अपने प्ले में डाल दिया। मैंने रेस्ट इज हिस्ट्री। यस। तो वो गाना अच्छा, उसकी अरेंजमेंट मैंने की, सारा दोबारा नए सिरे से बनाया, उसकी रीअरेंज किया, कॉर्ड्स लगाए, उसका मूड मैंने चेंज किया, स्लो किया। असल वाला तेज़ था बहुत, तो मैंने कहा नहीं ये तो बहुत लिल्टिंग है, ये बहुत फ्लो है इसमें, तो फ्लो की तो बस काइंड ऑफ होना होती है, एक चीज़ हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि आप कमिंग बैक टू जहाँ से हमने स्टार्ट किया कि आप थोड़े थोड़े एक्टिविस्ट भी हैं, तो इस वक्त आप जो है एक्टिविज़्म जो कि आप कर रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को? क्या अच्छी सिमत में जा रहा है? कुछ बेहतरी का इम्कान है? कुछ क्या देखते हैं? हम बीच में हैं, हम सिरात पे खड़े हुए हैं। और जहाँ ज़्यादा ज़ोर लग जाएगा वहाँ हम चले जाएंगे। हम इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट, ये बहुत एक जिसे कहते हैं कि क्लीशेड जुमला है, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफाइनिंग मोमेंट। हम जहाँ चाहेंगे ले जाएंगे। और हमें इसलिए बोलना चुप नहीं करना चाहिए कि यार उठ ना चला जाऊँ, मर ना जाऊँ। मरना, देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ये हमारा ईमान है, मेरा ईमान है। इसका है वो अच्छी बात है, इसका नहीं। तो वो जगह लिखी हुई है, मौका लिखा हुआ, तो उस मौत का डर तो नहीं है। ये तो फ्रैंकली आप मार देंगे मर जाएंगे, तो लिखी होगी मर जाएंगे। लेकिन ये क्या कि मैं हकीकत बयान ना करूं, लेकिन उसमें भी मैं एक एहतियात ये बरतता हूं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि मेरे नज़दीक सच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी का दिल रख लेना है। हाँ, तो आपने फिर सहाफ़त भी तो की हुई है ना, तो इसलिए आपको वो भी पता है कि वो लाइन क्या है। हाँ, और वो हर इंसान को पता होता है। वो जो आदमी सच्चा ज़रूर हो, ओछा ना हो। बहुत सारी कमज़ोरियाँ आप मेरी जानती होंगी, मैं इनकी जानता हूँ, ये मेरी जानते होंगे, लेकिन हमें इंसानियत का तकाज़ा ये होता है कि हमसे भी गलती होती है। पर्दा रखें, पर्दा लाजमी रखें। और भाई हमारा मुल्क है, हमारी दोस्त हैं, हमारे फ़ौजी हैं, हमारे सियासतदान हैं। नवाज़ भी मेरा है, भुट्टो भी मेरा है, मुशर्रफ भी मेरा है, ज़िया भी मेरा है, इमरान भी मेरा है, आसिम मुनीर भी मेरा, पाकिस्तानी है ना। बिल्कुल। अभी एक घर वाला कोई इधर चला जाए तो क्या मैं अपने बच्चे को मार के बाहर निकाल दूंगा? नहीं, समझाऊंगा, पकड़ूंगा, बैठूंगा। हाँ शायद एक आध थप्पड़ मारना पड़े मुझे, लेकिन सही वक्त में। हम ये ज़रूर कहते हैं, ओनस उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा आती है जो इन पावर होते हैं। हमेशा जो ड्राइवर होता है ना, उस पर जिम्मेदारी होती है। बैक स्ट्रीट ड्राइवर ना बनना चाहता हूँ, ना बनना चाहिए। तो यार आपको पता है कि ये रास्ता अगर गड्ढे में जा रहा है तो आप नहीं उधर लेके जाए ना। हम फिर दरख्वास्त करते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो आईना है वो ज़रूर दिखा दें आप। वो तो लाजमी है ना, वो तो लाल और आईना दिखाना। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मीडिया बने, मंटो ना बने। मंटो पे जब केस हुआ था ना, उसने कहा था मैं लिखता हूँ और मेरा काम आईना दिखाना है, माशरा जैसा मैं वैसे ही दिखाऊंगा, नंगे को नंगा ही लिखूंगा। तो मीडिया नंगे को नंगा ना लिखे, थोड़ा उसको ढका छुपा के तरीका। देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड आपका एफर्ट होना चाहिए। एक सारी जिंदगी आपने गुजार दी धक्का लगाते लगाते लगाते, आपने पढ़ा नहीं कि उसके ऊपर पुल लिखा हुआ था, आप पुश करते रहे। हो सकता है जिंदगी, रिश्ते,
एक पतंग की मानदंड याद रखिए, कभी ढील देंगे कभी खींचेंगे, कभी ढील देंगे कभी खींचेंगे। एक ही तरह का तनाव या एक ही तरह की ढील उस पतंग को गिरा देगी। वाह, जबरदस्त। तो ये आप दिमाग में रखिए कि कभी ढील दें कभी खींचे, कभी ढील। कोई भी सियासी जमात हो, पीपल्स पार्टी से लेके MQM से, जमात इस्लामी से, नवाज शरीफ से, इमरान, जो अच्छा काम करें साथ जरूर दीजिए। लेकिन जैसे आप कह रहे थे ना कि कई दफ़ा हो जाता है ना, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें आ जाते हैं, तो बोल भी पड़ता है कि नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, हर एक में जब आप बोल रहे हैं तो सुनने की भी आप में दम होना चाहिए। आप भाई, बच्चे कितनी शरारत करते हैं, क्या माँ बाप बच्चों को जबान काट देते हैं? नहीं। क्या माँ बाप बच्चों को बंद कर देते हैं? नहीं। आप ना करें। आप बरसर इख्तिदार हैं तो आप बरसर इख्तिदार को तो समझें। इख्तिदार का मतलब कुदरत से है। यू हैव द पावर। व्हाई कांट यू बी लाइक गॉड लाइक हो जाए ना? साइलेंस, लेट देम बी। और जहाँ देखिए कि ये गड्ढे में गिरने लगे, अपने सर्वाइवल के लिए अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता। आपके सर्वाइवल के लिए इंटरफेयर करता है। आप अपने सर्वाइवल के लिए हमें ठोडे मारे जा रहे हैं। नहीं, आप बर्दाश्त करें यार। मुझे बुरा कहना है, कुछ लाख बुरा कहें, मुझे क्या। रिएक्शन झूठ पे आता है, सच पे नहीं आता। याद रखिए मेरी बात। सच पे रिएक्शन वो सफाई नहीं देनी पड़ती, झूठ सफाई देता है। झूठ को साफ करना पड़ता है, सच तो साफ है। सच को क्या पड़ी है कि वो कहता रहे कि नहीं नहीं मैं सच हूं मैं। अरे यार, सूरज सुबह निकलेगा, वो पता चल जाएगा। रात को आप मुझसे बहस करने लग जाए, सुबह सूरज नहीं निकलेगा और हम पागल हो जाए टकरे मार मार के। नहीं, अरे भाई निकल आएगा यार, सुबह आज निकल देख लेंगे। तो ये रवैया क्यों नहीं हमारा है? हमें अदम बर्दाश्त क्यों है? उसको बर्दाश्त पैदा करें, प्यार मोहब्बत से रहें। दुआ है कि आपकी बात पहुंचे, अल्लाह करे पहुंचे, उस पर अमल करें ना। पहले घर से शुरू कर लें। बीवी पे नाराज होना छोड़ दें, बच्चों पे नाराज होना करने दें यार। अभी एक ऐसा हुआ, मैं बहुत पहले की बात है, बच्चे मेरे छोटे थे, मैं बहुत पर्टिकुलर था चीज़ों की। अंगूठियाँ ये वो रखी थी, कोई हाथ नहीं लगाया गया था। बच्चे ने, मेरे छोटे ने उठा लिया। मैंने कहा क्यों तुमने कहा। फिर मैंने सोचा यार अगर कल को मैं नहीं रहा तो साला कोई कदन, कोई रिश्तेदार वो पहन रहा होगा तो पहनने दो, क्या है, इस्तेमाल करने दो यार, कुछ नहीं होता। तरीका सिखाएं, आप बड़े बन जाएं। हज़रत अली का कॉल है, जब बड़े बड़े ना रहें तो छोटे बड़े बन जाते हैं। सही। इस चीज़ पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्सीलेंट, लवली कॉन्वर्सेशन। ख्वाहिश तो ये है कि और लंबा होता, लेकिन नहीं, हर चीज़ वक्त पे खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनम साहब आपका। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए।